चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक आ जाता है चैप्टर 4 का यूनिट 4, चैप्टर 4 का यूनिट 4, और इसका नाम है एक्सचेंज रेट्स एंड इट्स डिफरेंस। बेटा क्या नाम है इसका? एक्सचेंज रेट एंड इट्स डिफरेंस। अब मैं अगर आपको ये बताना चाहूं कि एक्सचेंज रेट एंड इट्स डिफरेंसेस में क्या क्या है, जरा सुनो। एक्सचेंज रेट किसे कहते हैं भाई? फॉरेन करेंसी। पहले तो ये बताओ, मैं थोड़ा तेज चलूंगा बेटा, ठीक है ना। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि फॉरेन एक्सचेंज किसे कहते हैं। तो आप ये कहोगे फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है सर जी, जब फॉरेन की करेंसी की बात की जाए, जैसे हम बात करें पाउंड की, जैसे हम बात करें यूरो की, जैसे हम बात करें डॉलर की, जैसे हम बात करें येन की, तो ये सारी की सारी हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है। जो फॉरेन करेंसी है उसे फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है बेटा? एक्सचेंज रेट होता है, जैसे मानो कि 70 रुपए में आप लोग एग्जाम्पल लो, 70 रुपए का $1 आता है, तो ये इसका मतलब हो गया एक्सचेंज रेट कि 70 रुपए में $1 आएगा, तो ये एक्सचेंज रेट हुआ। एक्सचेंज रेट दो तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक डायरेक्ट कोट, डायरेक्ट कोट में क्या होता है कि इंडियन करेंसी, एक लोकल करेंसी कितनी चाहिए एक फॉरेन करेंसी के लिए। मतलब जैसे मैं यूं कहूं कि 70 रुपए इक्वल टू $1। देखो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ लोकल करेंसी एक्सचेंजेबल फॉर 1 यूनिट ऑफ अ फॉरेन करेंसी। मतलब जब फॉरेन करेंसी का 1 यूनिट होता है, जब फॉरेन करेंसी का 1 यूनिट होता है और इंडियन करेंसी कितनी चाहिए, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट कोट। इंडिया यूजुअली डायरेक्ट कोट ही यूज होते हैं। इनडायरेक्ट कोट उल्टा चलता है। इनडायरेक्ट कोट में क्या है कि $1 कितने डॉलर के बराबर है? मान लो $0.3 के बराबर है। ये मैं ऐसी फेक फिगर लिख रहा हूं, इस पे मतलब आपको ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मानो मैंने वैसे कितना होता है देखें, अगर 1/70 कर दोगे तो 0.014 आ जाएगा, 014 और भी कम हो गया, तो ये बन गया आपका इनडायरेक्ट कोट। समझे आप? जिसमें नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल फॉर 1 यूनिट ऑफ लोकल करेंसी, तो इसमें लोकल करेंसी 1 रहती है। क्रॉस ट्रेड या क्रॉस रेट किसे कहते हैं? जैसे आप कहो कि x की करेंसी y की टर्म्स में और मानो x की करेंसी z की टर्म्स में, तो जब x दोनों में कॉमन है, तो अगर x को दोनों में हटा दिया जाएगा तो हम निकाल सकते हैं कि y की करेंसी और z की करेंसी का आपस में क्या रेट है। पता है ऐसे क्रॉस रेट यूजुअली निकाले जाते हैं यूएस डॉलर के साथ। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया यूएस डॉलर के हिसाब से चल रही है आज की डेट में, तो हर कोई अपनी करेंसी का एक्सचेंज रेट यूएस डॉलर में बताता है और फिर उनसे यूएस डॉलर को हटाकर दो देशों के आपस के एक्सचेंज रेट निकल पाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज की रेजीम्स कितनी है, मतलब कितने मेथड्स हैं, तो आप ये कहेंगे एक तो होता है बेटे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, एक होता है फिक्स एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट तब होता है, ध्यान दीजिएगा, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बेसिकली तब कहते हैं जब हम ये कह देते हैं कि आपके देश में डिमांड और सप्लाई की बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा। मतलब भैया जितनी डिमांड है जितनी सप्लाई है उसके हिसाब से डिसाइड कर लो कितना दाम लेना है, कितना रेट लेना है, अपने एक्सचेंज रेट कितना रेट लेना है वो डिमांड सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड कर लो। यहां पे सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है, कंट्री की गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक मिलकर एक रेट अनाउंस करते हैं, थोड़े दिन तक वो चलता है, फिर उसकी वो गवर्नमेंट की मर्जी से रेट बढ़ता या घटता है। मतलब फिक्स एक्सचेंज रेट में अपनी मनमर्जी से नहीं बढ़ता घटता, जबकि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो इंडिया फॉलो करता है उसमें रोज रेट बढ़ घट सकता है। इसमें सेंट्रल बैंक की जो इंटरवेंशन है वो कम होती है, ना के बराबर होती है, जबकि यहां पे गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक की इंटरवेंशन हाई होती है। मतलब उन्हें काफी मदद करनी पड़ती है, अपने पास बहुत सारा डॉलर्स का रिजर्व भी रखना पड़ता है, क्योंकि वो एक फिक्स रेट पे डॉलर बेच रहे हैं अपने देश में। तो अगर कल को डॉलर का रेट पीछे से मार्केट से, एक्सटर्नल मार्केट से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में महंगा हो गया, सस्ता हो गया, तो वो उस गवर्नमेंट को सहना पड़ेगा। एक तरीके से गवर्नमेंट आपकी आड़ बन के खड़ी हुई है कि भैया पब्लिक को जो जितने रेट पे डॉलर देना है वो फिक्स रहेगा, बाहर से हमें जो मर्जी रेट पे मिले। ठीक है जी। तो इसके बाद एडवांटेज लिमिटेशन है बेटा। फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है? ऑब्वियसली बात है इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं, इसमें रिस्क नहीं रहता, एलिमिनेट हो जाता है रिस्क, लोअर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन नहीं होती, महंगाई नहीं होती, ग्रेटर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। बेटा ऑब्वियसली बात है इसमें क्या है कि लोग ना ज्यादा एक दूसरे के साथ ट्रेड कर पाते हैं अगर रेट फिक्स है। बेटा रेट फिक्स है तो आपको डर नहीं लगता ना। आपने किसी देश को ऑर्डर दिया, पता चला रेट चेंज हो गया, बाद में एक्सचेंज रेट चेंज हो गया, तो पता चला आपका ऑर्डर और महंगा हो गया, तो आपको डर लगा रहता है। इसीलिए अगर फिक्स एक्सचेंज रेट होगा तो डर नहीं होगा, तो बिजनेसेस ज्यादा आएंगे, उस देश में लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इनका एक्सचेंज रेट फिक्स रहता है। क्रेडिबिलिटी भी रहती है, क्रेडिबिलिटी मतलब भरोसा रहता है। पर इसमें दिक्कत है कि सेंट्रल बैंक को टांग अड़ानी पड़ती है और फॉरेन एक्सचेंज के बहुत सारे रिजर्व्स रखने पड़ते हैं, भंडार रखना पड़ता है। पर बेटा एडवांटेजेस ऑफ फ्लोटिंग क्या है?
फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में एक तो ये है कि इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, सरकार कहती है अपनी ऐसी तैसी कराओ, जो करना कर लो, जितने मर्जी में डॉलर खरीदना है बेचो, जितने, हमें कुछ लेना देना नहीं है, डिमांड सप्लाई से डिसाइड करा लेना। पॉलिसी का टूल जो होता है वो इफेक्टिवली चल पाते हैं। नो ऑब्लिगेशन है, नो इंटरवेंशन, भैया सरकार के ना तो कोई टांग अड़ानी पड़ती है, ना उनकी कोई जिम्मेदारी है रिजर्व रखने की, लेकिन इसमें अनसर्टेनिटी है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए, इसीलिए आपको हेजिंग करानी पड़ती है, इसलिए आपको रिस्क से बचने की मेहनत करने पड़ते हैं, रिस्क प्रीमियम पे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब फॉरेन एक्सचेंज रेट रोज रोज चेंज होगा तो हमें मान लो मैंने कुछ एक्सपोर्ट किया, मेरे पैसे आएंगे 3 महीने बाद, एग्जाम्पल लो, मैंने एग्जाम्पल लो $1,00,000 की एक्सपोर्ट करी, अब मेरे पैसे आने 3 महीने बाद, अब 3 महीने बाद तक एक्सचेंज रेट अगर बढ़ घट गया, मेरा तो हार्ट फेल हो सकता है, तो मुझे पहले ही बैंक के पास जाकर इसे हेज कराना पड़ता है। हेज मतलब पहले ही प्री बुक कराना पड़ता है कि, और उसके लिए प्रीमियम देना पड़ता है, फिर कॉस्ट इन्वॉल्व हो गई ना मेरे लिए, मतलब प्री बुकिंग में मुझे हेजिंग करानी पड़ती है। फिर ये कुछ इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बता रहे हैं, देखो एक होते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट। अब नॉमिनल एक्सचेंज रेट का मतलब है जिसमें सिंपल 2 करेंसीज की रेशियो ले लेते हैं, इसमें कोई महंगाई नहीं देखते, गुड्स नहीं देखते, सिंपल डॉलर और रुपए की रेशियो, बात खत्म। इसमें ये देखते हैं रियल एक्सचेंज रेट में, ये देखते हैं कि बेटा सिर्फ डॉलर और उससे क्या होगा, पता चला महंगाई भी तो नापो कि उस देश में महंगाई कितनी है, हमारे देश में महंगाई कितनी है। तो इसमें महंगाई को देखा जाता है कि हमारा पैसा उनके देश में कितने गुड्स खरीद सकता है, उनका पैसा हमारे देश में कितने गुड्स खरीद सकता है। तो यानी यहां पे गुड्स के हिसाब से, सर्विसेज के हिसाब से एक्सचेंज रेट डिसाइड किया जाता है। इसको कैसे निकाला जाता है? अगर मैं बोलूं कि रियल एक्सचेंज रेट कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे नॉमिनल एक्सचेंज रेट पहले लिखो, इनटू कर दो उसे डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स से और डिवाइड बाय कर दो फॉरेन प्राइस इंडेक्स से। मतलब आपके देश की क्या प्राइस इंडेक्स है डिवाइडेड बाय फॉरेन में क्या प्राइस इंडेक्स है, उससे मल्टीप्लाई कर दो NER को, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल जो यहां पे निकाला था। समझ आ गया बेटा मैंने क्या कहा? नॉमिनल एक्सचेंज रेट को हम रियल एक्सचेंज रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आ जाता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट। बेटा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है? मार्केट वो होती है जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया जाता है, डील किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये जरूरी नहीं है कि कोई जगह हो, आजकल तो ये इंटरनेट पे ही हो जाता है, जाने की आपको जरूरत नहीं है, आपको डॉलर चाहिए आप बुक करो, आपके पास आ जाएंगे। तो इसमें बेटे आपको ऐसा लग सकता है कि इंसान ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, पर इंसान कम करते हैं, बैंक्स, गवर्नमेंट्स, जो बॉडीज हैं अलग अलग देशों की, वो सब करते हैं, जैसे सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट, फॉरेन एक्सचेंज डीलर, इंश्योरेंस कंपनी, ब्रोकर, आर्बिट्रेजर, स्पेक्यूलेटर, सट्टेबाज जो होते हैं जो डॉलर खरीद के रखते हैं बेचते हैं, ये सब लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। इनफैक्ट जो इन्वेस्टर, जो आम इंडिविजुअल है, वो तो बहुत छोटा सा पोर्शन है इसमें, इस मार्केट का। मतलब मेजर मार्केट में मेनली गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है, उनके दोनों देशों के सेंट्रल बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके कमर्शियल बैंक्स, उनके इन्वेस्टर्स, स्पेक्यूलेटर्स, ये सब लोग इन्वॉल्व ज्यादा होते हैं। आर्बिट्रेज किसे कहते हैं बेटा? आर्बिट्रेज एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में मैं यूं कहूंगा कि आप रिस्कलेस प्रॉफिट कहते हो। याद करो, ये हमने FM में पढ़ा भी है। जैसे आप एक कंट्री की करेंसी बेचते हो, दूसरे की खरीद लेते हो, आप एक कंट्री की करेंसी बेचते हो, दूसरे की करेंसी खरीद लेते हो, और उसी वक्त ताकि आपको उनके रेट डिफरेंस से आप कमाई कर लेते हो। फिर करेंसी ट्रांजैक्शंस, फ्यूचर डिलीवरीज भी हो सकती हैं बेटा। एक होती है करंट ट्रांजैक्शन जिसमें अभी के अभी स्पॉट रेट लगता है, एक फ्यूचर डिलीवरी है जिसमें फ्यूचर में डिलीवरी करी जाएगी डॉलर्स की आपको। जैसे मैंने कहा कि मैंने $1,00,000 का एक्सपोर्ट किया, बट मेरी पेमेंट 3 महीने बाद आएगी, तो हो सकता है मैं अभी के अभी पहले फ्यूचर डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूँ। स्पॉट एक्सचेंज रेट होता है जो अभी का होता है, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट जो फ्यूचर में होगा। फॉरवर्ड प्रीमियम मतलब अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में रेट बढ़ जाएगा तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। अगर कम हो जाएगा तो डिस्काउंट होता है। व्हीकल करेंसी किसे कहते हैं? यूएसए की करेंसी जो US डॉलर है उसे व्हीकल करेंसी कहते हैं, क्योंकि आज की डेट में सब चीजें उसी के रूप में कन्वर्ट करके बताई जाती हैं, उसके रूप में ही कन्वर्ट करके बताई जाती हैं। बोलो मेरी बातें आपको समझ आती हैं? रीजंस क्या है? डिमांड के फॉरेन एक्सचेंज। भैया तुम्हें डॉलर क्यों चाहिए, तुम्हारे देश में डॉलर क्यों चाहिए? देखो, अगर आपको गुड्स एंड सर्विसेज खरीदनी है, बेसिकली इंपोर्ट करना है अगर आपको कुछ, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है। उसी प्रकार अगर आपको यूनिलैटरल विदेशों में कोई गिफ्ट भेजने हैं, कोई आपने ग्रांट्स भेजने हैं, डोनेशन भेजनी है, कोई भी चीजें आपने आउटवर्ड भेजनी है, तो अवार्ड्स भी देने हैं, अगर आपने किसी को अवार्ड देने हैं फॉरेन में, अगर आपने फॉरेन में ट्रैवल करना है, कुछ पेमेंट्स करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कोई फाइनेंशियल एसेट्स खरीदने हैं फॉरेन में बैंक अकाउंट आपने खोलना है, कोई किसी की डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ रियल कैपिटल करनी है, मतलब अगर आपने मालिक बनना है किसी चीज का, तो ये सब चीजें जरूरी हैं फॉर स्पेक्यूलेशन एंड हेजिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू रिस्क टेकिंग एंड रिस्क अवॉइडिंग। ऑलराइट, ये बातें आपको समझ आ रही है बेटा मैंने क्या कहा?
रीजंस फॉर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रीजंस फॉर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बेटा फॉरेन एक्सचेंज आती कहां से, मतलब डॉलर आपके पास बरसते कहां से आते हैं, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। फॉरेनर्स जब इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉरेनर्स जब इंडिया में पैसा लेकर आते हैं, आप जब एक्सपोर्ट करते हो आपको पैसा मिलता है। अगर आपको वहां से स्कॉलरशिप, अवार्ड, कोई पेंशन, कुछ वैसे वहां से फॉरेन से पैसा आ रहा हो तो आता है। जब फॉरेनर्स इंडिया में बैंक अकाउंट खोलते हैं, जैसे एनआरई होते हैं बेटा, जब जो नॉन रेजिडेंट होते हैं वो एनआरई अकाउंट्स खोलते हैं इंडिया में, तो पैसा इंडिया में आता है। तो ये सारी बातें हैं जिनकी वजह से इंडिया में पैसा आता है। फिर आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट पता है कैसे लगती है, मैंने आपको बताया, जहां डिमांड फॉर डॉलर और सप्लाई फॉर डॉलर मीट करती है, उससे जो रेट आता है वो एक्सचेंज रेट डिसाइड हो जाता है, और उतनी क्वांटिटी डॉलर्स की बिक पाती है, ये पता लग जाता है। अब बात हो रही है एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन की। बेटा एप्रिसिएशन किसे कहते हैं, जब एक करेंसी, ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल लो कि पहले अगर मैं यूं कहूं कि $1 ₹70 का आता था, अब अगर $1 ₹60 का आता है, तो इसका मतलब रुपीज एप्रिशिएट हो रहा है। इसका मतलब क्या कहूंगा बेटे मैं उसे, कि रुपीज जो है वो एप्रिशिएट हो रहा है ऐसे में। और अगर मैं यूं कहूं कि अगर पहले $1 ₹70 का आता था और अब $1 मान लो कि ₹80 का आता है, तो अब रुपीज डेप्रीशिएट हो रहा है। रुपीज क्या हो रहा है बेटे, डेप्रीशिएट हो रहा है ऐसे। जब हमें ज्यादा पैसे देने होंगे $1 के बदले में, तो हमारी करेंसी डेप्रीशिएट हो रही है। जब हमें कम पैसे देने होंगे $1 के बदले में, तो हमारी करेंसी एप्रीशिएट हो रही है। ठीक है, तो फिर डिवैल्यूएशन और डेप्रीसिएशन में क्या फर्क है बेटे, डिवैल्यूएशन और डेप्रीसिएशन में ये फर्क है कि डिवैल्यूएशन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होती है। डिवैल्यूएशन कहां पे होती है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। जिन देशों में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट चलती है वहां पे डिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन होती है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन जिसे बोलते हैं। और जिन हमारे जैसे देशों में जहां पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, वहां डेप्रीसिएशन होती है। जब डॉलर मतलब डिमांड सप्लाई की वजह से रेट कम हो जाए तो वो डेप्रीसिएशन है। जब गवर्नमेंट रेट अपने आप चलते चलते बढ़ा दे या रेट अपने आप चलते चलते घटा दे, तो एप्रीसिएशन डेप्रीसिएशन कहलाता है। ऑलराइट, ये फिक्स एक्सचेंज रेट में होता है, ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में होता है, ये गवर्नमेंट करती है, ये मार्केट की वजह से होता है, डिमांड सप्लाई की वजह से, ये शॉर्ट टर्म के डिसीजंस के लिए होता है। इट अफेक्ट्स द इकोनॉमी इन लॉन्ग रन एंड इट इज ऑन द डेली बेसिस। ये डेली नहीं होता बेटा, ये तो गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी से करती है कभी कभी। चाइना में जब फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम कंप्लीटली चलता था तो वो अपनी करेंसी को कई बार डिवैल्यूएट कर लेते थे। अब आता है कि अगर इंडियन करेंसी, अगर मान लो कि फॉरेन एक्सचेंज रेट डेप्रीशिएट हो गया, तो डोमेस्टिक इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा। मतलब मैं शॉर्ट में आपको ये बताऊं कि सोचो पहले $1 ₹70 का आता था, अब $1 ₹80 का आने लगा, तो अब इससे फर्क क्या पड़ेगा। इसको ना पहले लॉजिकली सोचना। देखो जब पहले $1 70 का आता था, अब 80 का आता है, तो इंडियन करेंसी डेप्रीशिएट हुई है। बोलो मेरे साथ, इंडियन करेंसी डेप्रीशिएट हुई है। अब इंडियन करेंसी अगर डेप्रीशिएट हुई है तो इससे क्या होगा। सोचो हम इंडिया में रहते हैं जैसे, और मान लो हम एक्सपोर्ट करते हैं कोई चीज, हम एक्सपोर्ट करते हैं पहले $1,00,000 की। तो अगर आप $1,00,000 की एक्सपोर्ट करते हो, तो जब आपको पैसे आएंगे वहां से विदेशी मुद्रा आएगी, तो वो विदेशी मुद्रा जब आपको पहले $1,00,000 मिलेंगे, तो पहले क्या होता था, पहले वो 70 लाख के बराबर होते थे, पर अब क्या होगा, अब वो पैसे 80 लाख के बराबर हो जाएंगे, 80 लाख रुपए। तो यानी आपको मोटिवेशन मिलेगी टू एक्सपोर्ट मोर। क्यों आप ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे, आप इसलिए ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे क्योंकि अब उतने में ही आप सामान बेच रहे हो, लेकिन आपको जो डॉलर मिलेंगे वो डॉलर जब कन्वर्ट होकर आपको इंडियन रुपीज में मिलेंगे, तो आपकी झोली में ज्यादा पैसे आएंगे, आपकी जेब में ज्यादा पैसे आएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर रुपीज डेप्रीशिएट करेगा, अगर रुपीज क्या करेगा, डेप्रीशिएट करेगा, तो एक्सपोर्टर्स की बल्ले बल्ले हो जाएगी। एक्सपोर्टर्स की क्या हो जाएगी, बल्ले बल्ले। क्यों, क्योंकि उन्हें अब ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन इसी का उल्टा सोचते हैं, मानो कि आप एक इंपोर्टर हो, आपने $1,00,000 की इंपोर्ट कर रखी है, आपने इंपोर्ट कर रखी है, इंपोर्ट आपने $1,00,000 की इंपोर्ट कर रखी है, $1,00,000 की। तो जब आपको पहले पैसे देने होते थे तब आपको 70 लाख देने पड़ते थे, लेकिन अब आपको 80 लाख देने पड़ेंगे, क्योंकि अब डॉलर एक तरीके से सस्ता हो गया है। आप नहीं, आपकी करेंसी सस्ती हो गई है, तो अब आपको डॉलर के लिए 80 रुपए देने पड़ेंगे, यानी आपकी करेंसी डेप्रीशिएट हो गई है। तो अब आप रोओगे, तो जो इंपोर्टर होगा वो रोएगा। देखो इसका ना इफेक्ट देखो, इंपोर्टर जो है वो रो रहा होगा। क्यों रो रहा होगा, क्योंकि इंपोर्टर रोने से ये होता है कि अब वो इंपोर्ट करेगा तो उसे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ज्यादा रुपया देना पड़ेगा।
तो वो बेचारे ने एक मशीन मंगाई थी 70 लाख की, अब वो मशीन उसे 80 लाख की पड़ रही है। तो ये आपको बात समझ आई मैंने क्या कहा? तो अगर डोमेस्टिक करेंसी डेप्रीशिएट करती है तो एक बात दिमाग में बिठा लो, एक्सपोर्टर का भला होता है और इंपोर्टर का बुरा होता है। तो अगर वो ये कहता है कंट्री के ट्रेड में, तो आप बताओ क्या बोलोगे? आप यही कहोगे कि इंपोर्ट का बुरा होता है और एक्सपोर्ट का भला होता है। और एक बात बताओ, अगर एक्सपोर्ट का भला होता है तो डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट में हमारे गुड्स के प्राइसेस क्या होंगे? बेटा जो हमारे गुड्स के प्राइस है वो सस्ते में बेच सकते हो, क्योंकि हमें इंडिया में ज्यादा रुपए मिल रहे हैं। तो यानी आप ये कह सकते हो कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ आवर गुड्स इंक्रीजेस, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ आवर गुड्स इंक्रीजेस, ऑफ आवर गुड्स इंक्रीजेस, यानी आप हमारे देश की इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हो जाती है। ऑलराइट, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या होगा? बेटा हमारी डोमेस्टिक डिमांड बढ़ जाएगी, इसीलिए हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ पे बेटा ऑब्वियस बात है, लोग इंपोर्ट कम करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे तो डोमेस्टिक देसी गुड्स खाओगे ना, फिर आप फॉरेन के मोबाइल नहीं चलाओगे, फिर आप इंडियन मोबाइल चलाओगे, तो इंडियन मोबाइल्स की ग्रोथ होगी। इंटरनेशनल मैंने बता दिया चेंज इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि अगर हमारे गुड्स की इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और फॉरेन के गुड्स की इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस हमारे देश में घटेगी, यानी वो महंगे बिक रहे होंगे इंडिया में और हमारा गुड बाहर जाके सस्ते में बिक रहा होगा, मजा आ रहा होगा। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन ये बढ़ जाएगी, ये परेशानी है, ये दुख की बात है। क्यों? क्योंकि ना जैसे बेटा अगर तो एक बात बताओ, डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड बढ़ गई, मेरी बातों को लिख लेना प्लीज, डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि जब एक्सपोर्ट भी करोगे तो भी तो डोमेस्टिक गुड्स बनाओगे और बेचोगे, तो डोमेस्टिक गुड्स मार्केट में कम हो जाएंगे, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी तो उनका दाम बढ़ जाएगा, तो डोमेस्टिक गुड्स का दाम बढ़ जाएगा और इंपोर्टेड गुड्स का भी दाम बढ़ गया, क्योंकि जब आप फॉरेन से इंपोर्ट करोगे आपको महंगा पड़ रहा है, तो इसका मतलब जो कंज्यूमर है वो सफर करता है, क्योंकि कंज्यूमर को अब सामान महंगा मिलने लगता है, लेकिन देश का भला हो रहा है बट कंज्यूमर के साथ अच्छा नहीं हो रहा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बेटा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अब क्या बनाने में लगा दोगे? वो सामान बनाने में लगा दोगे जो ट्रेडेबल है। ट्रेडेबल मतलब जो सामान बनाकर आप विदेश में भेज सकते हो, बेच सकते हो, वो बनाओगे आप। यानी नॉन ट्रेडेबल गुड्स से आप अपने फैक्टर्स को निकाल लोगे और ट्रेडेबल गुड्स पे लगा दोगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या होगा? अगर तो इफ, मैं एक बात लिख दूं कि इफ आपके एक्सपोर्ट हायर है और इंपोर्ट कंपेरेबली कम है, मतलब इंपोर्ट कम है, तो आपको फायदा मिलेगा, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल होने लगेगा। लेकिन अगर आपके एक्सपोर्ट उतने नहीं बढ़े, जितना मैं कह रहा हूं उतने नहीं बढ़ा पाए आप अपने एक्सपोर्ट, तो फिर कोई फायदा नहीं मिलना। बोरोइंग कंपनी ये डूब जाएंगी। बोरोइंग कंपनी क्यों डूब जाएगी? अगर किसी ने फॉरेन से लोन ले रखा हो, अगर किसी ने यूरो वगैरह में, जैसे ना यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड वगैरह बहुत बिकते हैं इंडिया में, अगर किसी ने फॉरेन करेंसी में लोन ले रखा होगा, बोरोइंग की होगी और उसे इंटरेस्ट फॉरेन करेंसी में पे करना होगा और रिडीम भी अगर फॉरेन करेंसी में करना हो तो वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसे अब ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। मान लो मैंने 1 लाख यूरो का लोन लिया हुआ है, अब मुझे उस पर जो इंटरेस्ट देना होता है वो यूरो में देना होता है, पर अगर हमारी करेंसी अब ज्यादा जा रही है यूरो में या यूएस डॉलर समझ लो, मानो मैंने एक एग्जांपल लो, 1 करोड़ यूएस डॉलर का लोन लिया हुआ है और उस पर 5% का ब्याज है, तो 5 लाख यूएस डॉलर हर साल इंटरेस्ट जाता है। अब वो इंटरेस्ट मुझे महंगा महसूस होगा, क्यों? क्योंकि अब यूएस डॉलर के लिए मुझे ज्यादा रुपया देना पड़ रहा है, ज्यादा रुपया देना पड़ रहा है, इंडियन रुपी ज्यादा देना पड़ रहा है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स पे भी मैटर करेगा। भाई देखो, अब वैसे ऐसी सिचुएशन में इंटरनेशनल इन्वेस्टर थोड़ा मोटिवेट होता है इंडिया आने में, क्योंकि अब वो इंडिया लेकर आएगा अपना $1, तो उसका $1 अब 80 रुपए बन जाएगा। पहले वो इंडिया आता था तो उसका $1 70 रुपए बनता था, पर अब वो जब इंडिया आता है तो उसका $1 80 रुपए बन जाता है, यानी वो इंडिया में ज्यादा एसेट खरीद सकता है। तो वो यूजुअली ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहेगा ऐसे देश में। पर विंडफॉल गेन्स जो है एक्सपोर्ट वालों का तो बल्ले बल्ले हो जाती है, उनकी तो लॉटरी लग जाती है, मैंने कहा ना लॉटरी लग जाती है। और ये जनरल है, ये वाले अदर वाले बस पढ़ लेना, इतने ही बहुत सारे हो गए यार ऑलरेडी। फिर ये बाकी के क्वेश्चन जनरल हैं कि क्या डेप्रीसिएशन, बेटा छोटा देश जो होता है ना उसे पता है डेप्रीसिएशन ऑफ करेंसी के बाद भी नुकसान होता है, क्योंकि वो तो कुछ बनाकर एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकता, उनके पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है। छोटा एकदम गरीब देश है, उसकी करेंसी अगर डेप्रीशिएट हो जाएगी तो फिर भी वो एक्सपोर्ट तो कर नहीं पाएगा, उस बेचारे को तो इंपोर्ट और महंगी पड़ेगी, वो तो डूब के बर्बाद हो जाएगा, मर जाएगा बेचारा। मेरी बातें आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा? यानी इसमें बेटा इस चैप्टर मुझे लगता है इतना मेन है, मैंने वो डिस्कस कर लिया।